this These is are the tricks of the trade. yeah, exactly. जी सर, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Sir, you're clear, sir. जी सर। आई एम सॉरी ये इतनी डिस्टरबेंस हुई कोई, लेकिन आप लोगों ने काफी मुफीद डिस्कशन कर ली है, मैं आपकी बातें सुन रहा था, तो दैट वाज वेरी नाइस। last week, sir. सर आप हमारी डिस्कशन पे क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत जबरदस्त, मतलब जो आप लोग कोलीग्स आपको एक दूसरे को बता सकते हैं और जो बात वो समझ आती है वो किसी और के कहने से नहीं आती। बेशक मैं जितना मर्जी बिल्कुल कहता रहूं, आप लोग थोड़ा जो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जैसे ये बता रही है कि बाकी लोग इनके साथ जो थे उन्होंने किया है और वो एक सबूत है कि वो लोग फिर जो बातें इन्होंने नोटिस की हैं उनसे पूछी हैं, वो बात है कि बहुत मुफीद होंगी। बिल्कुल बात सबकी सब, और मैं भी यही कहता हूँ कि ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग पीएमके के बगैर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं बल्कि अभी वीडियो सुन रहा था, एक बड़े अच्छे स्पीकर हैं, अपना ट्रेनर हैं, और मेरा उनसे ये इख्तिलाफ रहता है कि आप पीएमबीओके के खिलाफ बात ना किया करें, वो आपका कोर सिलेबस है। वो मैं कल उनकी वीडियो देख रहा था, वो कह रहे हैं जी मैं आपको ऐसा तैयार कराऊंगा कि पीएमबीओके को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह यार ये तो फिर वो क्या कहते हैं टेस्ट पेपर वाली बात हो गई ना। अगर आप पास करा भी देते हैं, नॉलेज तो नहीं दे रहे। तो नॉलेज आपको तभी आता है जब आपको स्टैंडर्ड को कंसल्ट करना आता हो, फिर आप मतलब उसके बारे में पूरा अबूर आपको हासिल होता है। मेरा मतलब है यू शुड बी कंफर्टेबल एनी टर्मिनोलॉजी एनीथिंग, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रट्टे के मैं जाती तौर पे बहुत खिलाफ हूँ, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज का भी, हमने चीजों को समझना है और वही मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरा ख्याल है हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। कल का कुछ पोर्शन बचा हुआ था। जी मुस्तफा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मुस्तफा। नहीं सर, आई एम फाइन सर। किसने हाथ खड़ा किया था? जी नुसरत आप बोलिए। सर मैंने सॉरी नरोज। ठीक है, बस जो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे सना और आप दोनों से ही एक बात पूछनी है कि मतलब अगर हमारे पास एक महीना है और जैसे मैं बिल्कुल आउट ऑफ द फील्ड हूँ इससे पीएम से, तो क्या मैं ये समझूं मुझे पीएम बॉक मतलब एक महीने में पूरी वर्ड टू वर्ड मतलब करनी है उसको? सर देखें, या मैं उसके बगैर गुजारा हो जाएगा अगर आप इसको रेफर करें सही जगहों से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस सेक्शन को जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। असल में किताब पढ़ने का भी एक तरीका होता है। मतलब ये है कि नॉर्मली किसी भी चैप्टर के शुरू का पोर्शन और आखिर का पोर्शन अगर आप एक एक दो दो पैराग्राफ पढ़ें तो आपको बात तकरीबन समझ आ जाती है। इसी तरह किसी भी टॉपिक के शुरू के पोर्शन को पढ़ें तो आपको इंटरेस्ट का पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ मवाद है, आगे पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। फास्ट रीडिंग लोग करते हैं, उनसे आप पूछें किस तरीके के साथ वो लोग इसको करते हैं, तो जरूरत नहीं होती। अब जैसे कि नासिर साहब ने कहा जी 750 सफ़े, 750 सफ़े रीडेबल नहीं है एक्चुअली। जो बुक 1 है, इसका जो पार्ट 1 है, खाली उसको पढ़ लें तो काफी है, जो कि बहुत ज्यादा होंगे, 200 सफ़े होंगे, इज नथिंग मोर देन दैट। तो इस तरह से। और ये जो मिस सना जो वो रीटा की जो वो कर रही थी, बात कर रही थी, उसका भी रेफरेंस दे रही थी, तो वो भी आप प्रोवाइड करेंगे? आपके पास है या हम फिर? इसमें है, जो आपको मैंने लिंक दिया है उसमें रीटा की किताब भी मौजूद है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रीटा की किताब जो है वो रीटा अपने अपने अंदाज से जो समझती है कि लोगों को ये शकूक हो सकते हैं उनको तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन हर बात तो एक्सप्लेन नहीं करती। सेकेंडली वो करती है अपने फ्रेम के हिसाब से, अपने मुल्क और अपने लोगों के हिसाब से। वहां लोग और तरह के हैं, वो उनका नॉलेज बेस और तरह का है, उनके हिसाब से वो बातें एक्सप्लेन करती है। लेकिन हमारे हिसाब से चीजें जरा ज्यादा एक्सप्लेन होनी चाहिए, जो कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन ट्रेनिंग्स में उनको उस हद तक जो आप लोगों का लेवल है उधर तक लेके जा सकूं। बाकी कुछ बातें रीटा की ऐसी हैं, अब तो खैर चीज नो मोर, जब वो जिंदा थी तो मेरा उससे थोड़ा सा इसके ऊपर बहस भी होती थी कि कुछ चीजें वो कॉन्सेप्चुअली गलत बताती है, और इस सिलसिले में हम उसके पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं। तो यहाँ से हमने ट्रेनर्स भेजे थे, तो एक ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर शिराज बेग, बड़े मशहूर बड़े जीनियस किस्म के बंदे, उनको मैंने वहां भिजवाया था
और उन्होंने उनसे ट्रेनिंग ली थी, और उन्होंने काफी बहस की उसके साथ कि भाई तुम यहाँ पे ये गलत कह रही हो, ये गलत कह रही हो, ये गलत कह रही हो। तो उसने अल्टीमेटली ये कहा कि जी वो मेरी समझ है, ये आपकी समझ है, बात आप भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस तरह से समझाती हूँ। खैर, तो देयर इज नथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग विद हर, मगर मिसाल के तौर पे कुछ और ऑथर्स हैं जो कि बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देते हैं पीएमपी की समझ का। जैसे भी जो है ना, हेड फर्स्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हेड फर्स्ट बच्चों की किताब है। छोटे छोटे बच्चों को आपने वो कार्टूनों के जरिए समझाना है, एक एक बात, ये इनपुट जा रहा है, वो आ रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे ज्यादा वो प्रोफेशनल नहीं लगती। अदरवाइज ये है कि बेसिक्स चीजें कुछ समझने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जहां पे चीजों को टेक्निकली एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वो चीजें नहीं वो करती। रीटा बहुत अच्छे तरीके के साथ उन चीजों को एड्रेस करती है, लेकिन फिर वही बात कि उस हद तक करती है जहां तक वो समझती है कि उसे करना चाहिए, जहां आपके क्वेश्चन सारे आंसर नहीं होंगे। एक ये बात होगी। अब ये है कि बेहतरीन समझ वही है, मैं भी नासिर साहब से भी बात कर रहा था, जो आप समझें। मैं पढ़ा रहा हूँ, रीटा से पढ़ रहे हैं, किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, आपने जो नोट्स लेने हैं वही आपकी तैयारी है। आप नोट्स उस वक्त लेते हैं जब कोई चीज आपके दिमाग में डायरेक्टली हजम नहीं होती, तो आप उसको लिख लेते हैं या मार्क कर लेते हैं या हाईलाइट कर लेते हैं। दैट इज द पॉइंट। कि मैं जाती तौर पर जो खुद भी जब पढ़ता था या पढ़ता हूँ, तो मैं हर चीज को के नोट्स बनाने शुरू कर देता हूँ, लिखता जाता हूँ। जो चीज हाथ से या कलम से गुजर जाए, आप याद रखिए वो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलती। भले उन कागजों को बाद में फाड़ के फेंक दिया जाए, बस वो हो गया। एक एक्सरसाइज जो हमने करनी थी, लिखने की एक्सरसाइज, उसके अंदर आपकी काफी सारी तैयारी हो जाती है। और उसके बाद मैं ये करता हूँ कि वो जो कागज मैंने बनाए होते हैं, मैं बारीक बारीक लिखता हूँ बहुत सारा, सारे 1-2 पेजेस के अंदर पूरे कोर्स की तैयारी कर लेता हूँ। और फिर मैं एग्जाम से पहले उसको मैं 1-2 दफा रन थ्रू कर लेता हूँ, स्कैन थ्रू कर लेता हूँ, तो मैं बिल्कुल फिट हो जाता हूँ। मतलब अपना अपना तरीका है, हर कोई लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं, तो आप जैसे भी बेहतर समझते हैं, लेकिन रट्टा किसी चीज का नहीं लगाना। सब चीजों को समझ के आगे चलना है, शक कोई लेके नहीं जाना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट, तो आपको पता चलेगा कि पीएमबीओके से बियॉन्ड क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये भी तो एक मसला है ना कि खाली पीएमबीओके से हम पास हो जाएंगे। पीएमबीओके में सब कुछ है, लेकिन कोई सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं है। तो उन चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। मेरे से डिस्कस करें और कहीं से इंटरनेट पे चले जाएं, विकीपीडिया में चले जाएं, विकीपीडिया में जाके आप जो भी टर्म लिखेंगे आपको उसका मिल जाएगा। और आप projectmanagement.com पे चले जाएं, वहां पे आप कोई भी टर्म है पीएमआई की तरफ से ग्लॉसरी में देखें, आपको उन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मतलब मुझे आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई टर्म इस तरह से ना मिली हो। मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट का एग्जाम की तैयारी कर रहा था। 2 टूल्स ऐसे उसके अंदर नजर आए मुझे, जो मुझे कहीं से मुझे नहीं पता था ये क्या चीज है। एक का नाम था हॉर्सेस ब्लैंकेट और दूसरे का नाम था बुचर पेपर। मैंने कहा यार ये क्या चीजें हैं, मैंने कभी सुना ही नहीं है। मैंने बड़े लोगों से पूछा, मैंने बहुत किताबों को कंसल्ट किया, मुझे इनकी कोई डेफिनेशन कहीं नहीं मिली। फिर किसी से, मतलब किसी ब्लॉग के ऊपर किसी बंदे ने उनको एक्सप्लेन किया हुआ था, तब मुझे पता चला ये क्या चीज है। ये उन्होंने रेफर किए थे पुराने जमाने के टूल्स। जब लोग घोड़ों पे सफर करते थे, तो वो घोड़ों में जो ट्रेवल लाइट करने के लिए, तो ज्यादा सामान तो उठाना नहीं होता था, वो नक्शे मक्शे ये सब चीजें, तो वो क्या करते थे कि अपनी सारी प्लानिंग घोड़े के ऊपर जो जीन के नीचे ब्लैंकेट रखा होता है उसके ऊपर ड्रॉ कर लेते थे, और उसको फोल्ड करके अपनी जीन के नीचे रख लेते थे। और जब कहीं उतरते थे तो जीन उतार के उसको बिछा के अपनी प्लानिंग वगैरह देखते थे कि अब और कहाँ जाना है, नक्शा क्या है वगैरह वगैरह, और फिर दोबारा उसे फोल्ड करके रख लेते थे। दिस वॉज द ब्लैंकेट, हॉर्सेस ब्लैंकेट। और जो बुचर पेपर है, ये जो बड़े जानवरों से चर्बी निकलती है, आपको शायद इसका अंदाजा हो कि वो चर्बी निकाल के सुखा ली जाती है। वो बड़ी बड़ी शीट्स बनती हैं, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स बनती हैं। उन शीट्स को धूप में सुखा लिया जाता है, और पुराने जमाने में उसको लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बड़ी शीट्स आपको बनानी होती हैं, तो वो दीवार पे लगा लगा के आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। इस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये 2 टूल्स ऐसे थे जो मुझे नहीं मिले, बट एनीवेज वो भी इंटरनेट से ही मुझे मिला। तो एनीवेज जी, जो चीजें भी यहाँ आपको कंटेंट में नजर आएंगी,
आपका फर्ज बनता है कि इन सब टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हों। बहुत ज्यादा आलम होने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपने हर चीज का तजर्बा किया हो, लेकिन कम अज कम अगर कोई चीज बिल्कुल नहीं पता उसकी डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए कि ये करती क्या, ये होती क्या, बस इस हद तक। तो वो मैं आपको दिखाता हूं, तो आप देखें कि क्या क्या चीजें उसके अंदर कवर होती हैं। तो हम इसमें फॉलो करेंगे एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन को, जो कि आपके ये जो दिसंबर तक एग्जाम होना है इसके लिए। एक बात मैं थोड़ी सी और कोई बात भी हो रही थी कि एग्जाम आगे आपने डेट लेनी है, उस हवाले से मैं ये बता दूं कि प्लीज अपने एग्जाम को दिसंबर में ज्यादा डीप ना लेके जाइएगा। अगर आगे करना भी है तो दिसंबर के शुरू के वीक में कर लें ज्यादा से ज्यादा, उससे आगे पुश ना करें, क्योंकि अगर आपने उसको दिसंबर में लेटर पुश कर दिया तो उतने ही चांसेस आपके पास होने के कम होते जाएंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शायद ऐसा वक्त आ जाए कि आपको सीट ही ना मिले। इसलिए कोशिश करें नवंबर के आखिरी वीक तक कर लें एग्जाम, और अगर बहुत ज्यादा है तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एग्जाम जरूर दे दें। एनीवेज जी, मैं वापस आता हूं अपनी बात के ऊपर। पीएमपी की आपको पता ही है कि जो अब इस वक्त का एग्जाम है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 5 प्रोसेस ग्रुप्स में, इनको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डोमेन्स कहता है। इन डोमेन्स में से आपको इनिशिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी बाद में चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, इनको हम प्रोसेस ग्रुप्स कहते हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग। और जो पार्ट 1 है पीएमबीओ के, उसके अंदर हम नॉलेज एरिया वाइज पढ़ते हैं, और जो स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है पार्ट 2, उसमें हम प्रोसेस ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। लेकिन आई वुड रादर लाइक टू टीच यू अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एरिया, एंड वंस आई बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दैट आई विल एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ग्रुप्स आर रिलेटेड टू द नॉलेज एरिया। उसके बाद आपके लिए सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। खैर, तो 13% सवाल आपको प्रोजेक्ट की इनिशिएशन के बारे में आएंगे, मतलब आपके सवाल टोटल हैं 200। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 क्वेश्चंस टू बी एक्सप्लिसिट आपको इनिशिएशन के एरिया से आएंगे। अच्छे खासे सवाल हैं, और इनिशिएशन में अगर देखा जाए तो लगता है कुछ भी नहीं है। इनिशिएशन में चार्टर बनता है, इनिशिएशन में स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई होते हैं, उसका एनालिसिस होता है, बस और कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको वो सवाल भी आएंगे जो बिजनेस केस बनाना, जो प्रोजेक्ट के इनिशिएट होने से पहले की बातें हैं, बिजनेस एनालिसिस की बातें हैं, रिक्वायरमेंट कलेक्शन की बातें हैं, इस तरह की चीजें भी इसमें पूछी जा सकती हैं, फिजिबिलिटी बनाना, बिजनेस केस बनाना वगैरह वगैरह। खैर, वो चीजें हैं। प्लानिंग के 24% क्वेश्चन होंगे, मतलब 48 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम प्लानिंग टू बी एग्जैक्ट। प्लानिंग आप ये देख सकते हैं कि ये 1/4 तकरीबन लोड तो इसके पास है, और प्लानिंग बहुत डेलिब्रेट है। हर 10 के 10 नॉलेज एरियाज वेरी डेलिब्रेटली आर टू बी प्लान्ड, एंड वील डिस्कस दैट। एग्जीक्यूशन के 31% क्वेश्चन है। देखा जाए तो टोटल 10 प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूशन के अंदर, और उन 10 प्रोसेसेस में से 62 क्वेश्चन बन रहे हैं। So every process you can on average say that 6 to 7 questions per process आ सकते हैं। जबरदस्त। इसका मतलब है कि दिस एरिया मस्ट बी फोकस्ड, बट जब तक आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी आपको एग्जीक्यूशन की समझ भी नहीं आएगी। जबकि एग्जीक्यूशन में काम कोई खास नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर चीजें हो रही होती हैं, मतलब प्लान के ऊपर अमल दरामद हो रहा होता है। खुद से आप कोई नई एनालिसिस नहीं कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, यू जस्ट डू व्हाट इज रिटन इन द प्लान। सो इसके अंदर प्लान को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 31 क्वेश्चन भी कुछ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों से रिलेट करते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जो कि जब चीजें होना शुरू होती हैं, जैसे जैसे काम होता जाता है, वैसे वैसे वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में जाता है कि उसको चेक किया जा सके, काम को भी और डिलीवरेबल को भी, दोनों चीजें अलग अलग चेक होती हैं। और इसके मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में 25% क्वेश्चन है। अगेन इट इज 50 क्वेश्चन, 25% क्वेश्चन का मतलब है 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, एंड दिस इज अगेन 1/4 ऑफ द होल एग्जाम। क्लोजिंग में एक ही प्रोसेस है कि प्रोजेक्ट को क्लोज करना, और उसके लिए 7% क्वेश्चन है, मतलब 14 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो ये आपका 100% लोड है। अब इसको, इसी लोड को हम थोड़ा तोड़ के देखते हैं। पहला जो इनिशिएशन का एरिया था,
ये आपके सामने आ गया होगा। इनिशिएशन के एरिया के मैंने बताया था 13% सवाल हैं, मतलब 26 क्वेश्चन हैं। इसके अंदर यू आर सपोज टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 8 टास्क्स। मतलब इनिशिएशन में 8 टास्क एक प्रोजेक्ट मैनेजर को करने आने चाहिए। और इस एक एक टास्क को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये एक टास्क नहीं है, एक टास्क में बहुत सी एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। मैं पहला टास्क आपके सामने पढ़ता हूं और आप गौर कीजिएगा। कहता है जी परफॉर्म प्रोजेक्ट असेसमेंट, पर इतने को छोड़ दें। प्रोजेक्ट असेसमेंट क्या होती है क्या आपको पता है? जनरली नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा होना चाहिए कि ये असेसमेंट है क्या वाला। प्रोजेक्ट असेसमेंट कभी की है आपने? उस तजर्बे को ज़हन में लाइए, और अगर नहीं तो इसको पढ़ने की कोशिश करें कि ये प्रोजेक्ट को असेस कैसे किया जाता है। ठीक है जी। प्रोजेक्ट असेसमेंट आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। बेस्ड अपॉन किन किन चीजों को मलूज़ खातिर रखा जाए, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, जो लेसन्स लर्नड हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट से उनको, और मीटिंग्स विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। इन 3 चीजों को मलूज़ खातिर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम प्रोजेक्ट को असेस करना चाह रहे हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एवेल्युएशन ऑफ द फिजिबिलिटी। मकसद हमारा फिजिबिलिटी निकालना है, मतलब असल क्वेश्चन फिजिबिलिटी का है यहाँ पर। तो फिजिबिलिटी के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम अवेलेबल डाटा भी इंफॉर्मेशन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेसन लर्न पुराने वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्टेक होल्डर से भी बातचीत कर रहे हैं। और ये फिजिबिलिटी क्यों की जा रही है कि जो इससे प्रोडक्ट निकलेगा या जो डिलीवरेबल निकलेगा उस क्या कह वो फिजिबल है या नहीं है, मतलब उसको बनाना सूदमंद है या नहीं है। मतलब ये कैसे हम फैसला करते हैं कि जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उस काम को करने के लिए, जो इससे फायदा निकलेगा अल्टीमेटली, क्या वो फायदा इस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फायदा, तो दिस इज ये फायदा है जो लॉन्ग टर्म फायदा है। फॉरगेट अबाउट द प्रोजेक्ट हियर, टॉक अबाउट द अल्टीमेट फिजिबिलिटी। कि मतलब जब ये फायदा आ जाएगा, और मिसाल के तौर पे एक स्कूल हम बनाएंगे, स्कूल तो बन गया, वो तो प्रोडक्ट है, लेकिन उस स्कूल से क्या फायदा होगा मुआशरे को, उस फायदे की मॉनेटरी वैल्यू क्या बनती है, और इस स्कूल को बनाने की और चलाने की मॉनेटरी वैल्यू क्या बनती है, वो आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट और बेनिफिट के दरमियान के फर्क को हम देखते हैं, और अगर बेनिफिट ज्यादा हुआ तो फिजिबल होगा, अगर नहीं हुआ तो फिजिबल नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। और इसके दौरान हम वी वर्क विद इन सर्टन assumptions एंड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स और assumptions का फर्क भी पता होना चाहिए। assumptions जहां डाटे में झोल है, हमें इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो हम कुछ चीजों को एज्यूम कर लेते हैं टू फिल इन दी ब्लैंक्स, which may not be perfect, but naturally to plan further we need to have some data। तो मैं कहता हूं मुझे नहीं पता कि ईंटों का क्या रेट है मार्केट में, या मुझे कोई बता नहीं रहा, या पता चल नहीं सकता, तो मैं कहता हूं ओके लेट अस अज्यूम कि ईंट 5 रुपए की एक आ जाएगी, और इसी बेस पे मैं अपनी कैलकुलेशन कर लेता हूं। लेकिन बाद में पता चलेगा जब कि ईंट 5 रुपए की नहीं 7 रुपए की आ रही है, तो जो ही मुझे ये फैक्ट पता चले, मुझे अपनी एजम्पशन को रिप्लेस कर देना चाहिए फैक्ट के साथ। लेकिन फायदा ये हुआ कि मैं रुक नहीं गया, मैंने अपनी प्लानिंग जारी रखी और मैं आगे तक पहुंच गया। लेकिन जब बाद में पता चला तो मैंने करेक्ट कर लिया वहां जाके। इससे मजीद अगले वाले काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि करेक्शन हो गई तो वो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो आगे तक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि कुछ आपको महदूद कर दिया जाता है कुछ चीजों में, कि आप इधर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, टाइम से ज्यादा नहीं है, पैसे से ज्यादा नहीं है, या इस तरह की जो लिमिटेशंस आप पे लगा दी जाती हैं, वो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आप जरा गौर कीजिए, ये एक टास्क जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट द असेसमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट द क्या कहते हैं फिजिबिलिटी, इट इज टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट एंड कॉस्ट, it is talking about assumptions and constraints, it is talking about the various things you have to consider, available information, lesson learned, and the ये जो मीटिंग्स हैं और स्टेक होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर की इंपॉर्टेंस। आपको ये बता दूं कि स्टेक होल्डर बाकायदा एक पूरा नॉलेज एरिया है, और उसके अंदर हम स्टेक होल्डर को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन इनिशिएशन के दौरान स्टेक होल्डर पहली दफा आइडेंटिफाई हो
होता है। तो अब आप ये देखिए कि ये जिस तरह मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल आप लोग सही कहते हैं कि पीएमबीओ की इज अ वेरी ड्राई बुक, इसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये एक सेंटेंस को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इस एक सेंटेंस से मतलब निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप इसको मतलब निकाल लेंगे, इसको समझ लेंगे और इसको अंडरलाइन कर लें, उन तमाम चीजों को, प्रोजेक्ट असेसमेंट को अंडरलाइन कर लें, इसमें जनाब ये क्या नाम है, स्टेक होल्डर को अंडरलाइन कर लें, इसको फिजिबिलिटी को कर लें, assumption कंस्ट्रेंट, ये चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये आपने सीखना है। इसी तरह टास्क नंबर 2 की तरफ आ जाइए। यहां पे वो कहता है आइडेंटिफाई की डिलीवरेबल्स बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मैनेज कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड डायरेक्ट द अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट गोल। यहां पर भी आप देखेंगे एक बात नहीं कर रहा, बहुत सी चीजों के ऊपर फोकस है। कहता है की डिलीवरेबल्स, इसमें एक नोटिसेबल चीज है, वो किसके ऊपर बेस कर रही है? बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। क्यों कर रही है? ताकि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकें। और फिर हम किधर डायरेक्ट कर रहे हैं इसको? ताकि हम प्रोजेक्ट के गोल्स को अचीव कर सकें। अब इस सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। क्या आप की डिलीवरेबल्स पे फोकस करते हैं? इनिशिएशन के वक्त हम सिर्फ मोटे मोटे डिलीवरेबल्स की बात करना चाह रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि बिल्कुल उसको थ्रेड बेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ डिलीवरेबल, नहीं। मुझे इस वक्त सिर्फ मोटे मोटे डिलीवरेबल्स की जरूरत है। क्या मैं की डिलीवरेबल्स को समझता हूं? क्या वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है? मतलब कस्टमर भी मांग वही चीज रहा है जो मैं जिसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, या मैं कोई और चीज आइडेंटिफाई कर रहा हूं और कस्टमर कुछ और मांग रहा है और बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ और हो रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम की डिलीवरेबल्स जो हैं वो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होने चाहिए, स्टेक होल्डर या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होने चाहिए। और अल्टीमेटली हम जो काम करने वाले हैं, हम अपनी अचीवमेंट को इस प्रोजेक्ट के मकसद को अचीव करने के लिए धक्का देंगे, मतलब इन द राइट डायरेक्शन, अलाइंड विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही होंगी कि नहीं? जी जनाब, कोई टेंशन? सर आ रही हूँ। आ रही है। कोई क्वेश्चन हो तो बीच में आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर सर। इसी तरह अगर हम तीसरे टास्क को देखें, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा वैसे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तीसरे टास्क में कहते हैं परफॉर्म स्टेक होल्डर एनालिसिस। नाउ स्टेक होल्डर का एनालिसिस करें। ओके, कैसे करें जी? यूजिंग अप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स। इसका मतलब है कि स्टेक होल्डर एनालिसिस के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे, उनको खास तौर पे मद्देनजर रखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। और उनका अगर आपने वो इस्तेमाल जिंदगी में खुद नहीं भी किए तो कम से कम उनको एक नजर देख तो लें, कहीं कोई पुट्ठा सवाल ना आ जाए उनके बारे में। इसलिए उन टूल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर अटेंशन दें कि इसमें से सवाल आने हैं। कितने सवाल आने हैं? 26 सवाल आने हैं। 8 एरियाज हैं। कितने बने? 26 डिवाइडेड बाय 8, कम से कम 4-4 सवाल तो बनते हैं। तो 4 सवाल इस टॉपिक में से अगर आ गए, स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात के ऊपर, और आपको क्या नाम था इसका, इन टूल्स एंड टेक्निक्स की 1-2 सवाल तो होंगे, तो इसका मतलब है कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब बात आएगी स्टेक होल्डर एनालिसिस की और टूल्स की, तो आपने गौर करना है कि कौन से टूल्स हैं, इनमें से सवाल आ सकते हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इन ऑर्डर टू अलाइन एक्सपेक्टेशन एंड गेन सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट। किससे? स्टेक होल्डर से हम सपोर्ट मांगते हैं। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर की भी डेफिनेशन बड़े गौर से समझने वाली चीज है। स्टेक होल्डर हर वो बंदा है जिसका प्रोजेक्ट में कोई भी स्टेक है, मतलब कहने का जो प्रोजेक्ट पे किसी भी तरह से असरअंदाज हो सकता है या प्रोजेक्ट उस पर असरअंदाज हो सकता है, वो भी स्टेक होल्डर है। जो मुतासरीन प्रोजेक्ट हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक डैम बन गया तो लोगों के घर वहां से खत्म हो जाएंगे, वो मुतासरीन प्रोजेक्ट हैं, तो वो भी स्टेक होल्डर हैं। क्योंकि वो खड़े होकर शोर मचाना शुरू कर दें कि हम नहीं बनने देंगे डैम, तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसका मतलब है कि उनकी से भी चलती है, उनकी से भी आपको रोक सकती है काम को। तो तमाम स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें, किसी को इग्नोर ना करें, तो उनका फिर प्रॉपर एनालिसिस हो। फिर उनको प्रॉपर आप देखें कि किस स्टेक होल्डर से या किस ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर से कौन से वाली स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। इसी तरह जनाब चौथा कहते हैं जी हाई लेवल रिस्क आइडेंटिफाई करें, एजम्पशंस आइडेंटिफाई करें, कंस्ट्रेंट्स करें। हाई लेवल से क्या मुराद है? मोटी मोटी, क्योंकि अभी तो हम इनिशिएशन कर रहे हैं। जो थ्रेडवेयर प्रोजेक्ट खुलेगा वो तो प्लानिंग में खुलेगा, अभी तो हमें नहीं पता काम एग्जैक्टली कैसे होना है। अभी तो हम सिर्फ रिक्वायरमेंट को देख के एक मोटा मोटा आउटलाइन बना रहे हैं कि हाउ विल वी गो अबाउट इट।
देयरफॉर हमें बड़े बड़े रिस्क क्या हैं वो जनरली आइडेंटिफाई करें, और ये ऑप्शनल है, ये कुछ जरूरी नहीं होता कोई रिस्क ना मिले तो हम कहेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कोई रिस्क नजर आता है बड़ा रिस्क तो उसको लिख लें। अगर कोई बड़ी मेजर एजम्पशन आप ले रहे हैं वो ले लें, और अगर कोई कंस्ट्रेंट्स आपको बताए गए हैं उनको मद्देनजर रखें बेस्ड ऑन द करंट एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल डाटा एंड एक्सपर्ट जजमेंट। अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर क्या होते हैं, एंटरप्राइज फैक्टर्स क्या होते हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर हम मजीद बात करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी जो उस वक्त आप अटेंशन से सुनिएगा। तो ये चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए मैंने इन बड़े बड़े रिस्कों, assumptions और कंस्ट्रेंट्स को ढूंढना है, ताकि टू प्रपोज अ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, ताकि मैं फिर बता सकूं कि मेरी अप्रोच क्या होगी, हाउ वुड आई गो अबाउट इट। ये प्रोजेक्ट करने के लिए मेरी जनरली इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। याद रहे कि यहाँ जनरली बात हो रही है, यहाँ पे हाई लेवल बात हो रही है, यहाँ डिटेल्ड बात नहीं हो रही। तो इस वक्त ये घबराए मत कि ये इतने सारे काम है, ये काम बड़े सतही किस्म के काम है, अभी हम ज्यादा डिटेल में किसी चीज में नहीं जा रहे। टास्क नंबर 5, पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर वो हुक्मनामा है, वो अथॉराइजेशन है जिसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजर को एम्पावर किया जाता है कि भाई अब तुम जिम्मेदार हो, ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट और अब तुम काम शुरू करो। तो प्रोजेक्ट चार्टर वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी ताकतें मिली और प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑथराइजेशन मिल गई कि अब तुम काम कर सकते हो। चार्टर कौन बनाएगा, क्या हिसाब किताब होगा, कैसे बनाएगा, किसका क्या रोल होगा, ये बहुत सी डिस्कशन है जो चार्टर के में हम करेंगे। कैसे जी? चार्टर बाय कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग गैदर्ड इंफॉर्मेशन। लाजमी बात है, ये चार्टर के लिए मुझे वो बिजनेस केस को भी देखना पड़ेगा, मुझे उस एग्रीमेंट को भी देखना पड़ेगा जो हमारा अपने कस्टमर के साथ है। तो वो तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो गैदर डाटा स्टेक होल्डर से लिया है वो भी, इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आर इन एग्रीमेंट ऑन इट्स एलिमेंट्स। चार्टर में एक अप्रूविंग जो पावर है वो स्टेक होल्डर भी है। स्टेक होल्डर का उस चार्टर के उस हुक्मनामे के इशू होने से पहले एग्री होना जरूरी है। इसका मतलब है जो की स्टेक होल्डर्स होंगे दे शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बोर्ड विच वेट्स द प्रोजेक्ट चार्टर। की स्टेक होल्डर कम से कम, सारे तो नहीं हो सकते लेकिन की स्टेक होल्डर। तो प्रोजेक्ट बोर्ड जो है, ऑल्दो पीएमआई इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि पीएमआई तो बुनियादी तौर पे एक फ्रेमवर्क है ना, एक ढांचा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था प्रिंस2, जो इंग्लैंड का मेथड है, वो इस प्रोजेक्ट बोर्ड को की जो इसके लोग हैं, इसके अंदर जो होने चाहिए उनके बारे में थोड़ा रोशनी डालती है। वो कहती है जी इसमें कम से कम 3 पार्टियों का होना बहुत जरूरी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, तभी आपका प्रोजेक्ट बोर्ड कंप्लीट होता है। एक, जो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोजेक्ट कर रही है उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए की स्टेक होल्डर में। नंबर 2, जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, जो कस्टमर है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और तीसरा, जो जिन लोगों से आप काम करवा रहे हैं, मतलब आई मीन कॉन्ट्रैक्टर्स, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके ठेकेदार हैं, वेंडर्स हैं, जिनसे सामान और चीजें और काम करवाने हैं आपने, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। कम अज कम एक एक बंदा तीनों पार्टीज की तरफ से होना चाहिए जो उनका इंटरेस्ट लुक आफ्टर करे और ये मिलजुल के फैसले करेंगे, ना सिर्फ चार्टर के बारे में बल्कि और भी चीजों के बारे में। और इन तीनों पार्टी से एक से ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं, हो सकता है 3-3 बंदे हों, 4-4 बंदे हों। तो मतलब प्रोजेक्ट में जितना बड़ा होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, उस हिसाब से हमें इन तीनों पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन रखनी। एक चीज और मैं बातें करता जा रहा हूं यहाँ पर, ऑल्दो यहाँ ये बाद में भी डिस्कशन हो सकती है। एक चीज का ख्याल रखना होता है कि ये जो प्रोजेक्ट बोर्ड होता है, दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। ये नहीं है कि वोटिंग पे फैसला होगा। अगर वोटिंग पे फैसला होने लगा तो वो लोग तो फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे और वो अपना काम करके और अपनी मर्जी के फैसले करवा लेंगे। नहीं, प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? हम, कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। इसका मतलब है कि फाइनल से हमारी होगी, जो पार्टी काम करवा रही है। तो वो पार्टी इन सबको कॉन्फिडेंस में ले तो जरूर रही है, लेकिन फाइनली जो डिसीजन होना है वो जो भी
हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस प्रोजेक्ट बोर्ड को हेड कर रहा होगा, आखिरी फैसला उसका होगा। खैर, ये तो खैर कुछ वैसे बातचीत हो गई, मगर इसको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या कहा, ये वाली बात हमने की कि जी ये आपने किस तरह से पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर बाय, ये अगला पॉइंट है, participate in the development of the project by compiling and analyzing general information in order to ensure stakeholders are in agreement on its elements. Agreement होगा उनका। अब आपका क्या रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से? आप चार्टर लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, ये मैं बताऊंगा बाद में। अगला पॉइंट इसी तरह, obtain project charter approval। अब इसके लिए आप अपने स्पॉन्सर से, ये स्पॉन्सर भी कोई बला है, स्पॉन्सर इज द पर्सन जिससे आप इजाजत लेते हैं कि सर ये चार्टर बन गया है, हमें इजाजत दी जाए कि हम इसको इशू कर दें। यूजुअली बॉस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, एजाइल की दुनिया में इसको प्रोडक्ट ओनर भी कहते हैं, प्रोडक्ट ओनर। फ्रेम में बात कर रहे हैं, मेथोडोलॉजी और उसके फ्रेमवर्क पे बात कर रहे हैं, बट एनीवेज he is usually the boss of the project manager and he is responsible for procuring all the resources and facilitating whatever the project manager is doing. मतलब to interact with the stakeholders, this is the person who will make grounds available for the project manager, resources available for the project manager. तो इसको सारी परमिशंस ये देता है, सब चीजों के बारे में फैसले ये देता है, पैसा ये देता है, लेकिन इसके पीछे कौन खड़ा है? इसके पीछे खड़ा है प्रोजेक्ट बोर्ड, इसके पीछे खड़ा है प्रोजेक्ट बोर्ड। तो इन ऑल क्लैरिटी वी कैन से दैट प्रोजेक्ट बोर्ड इज यूजुअली हेडेड बाय द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का होगा ना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा उसको हेड कर रहा है। तो अगर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ही हेड कर रहा हो तो वो प्रोजेक्ट बोर्ड का इंचार्ज हो जाएगा, या अगर इससे सीनियर बंदा होगा कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, वो इंचार्ज बन जाएगा, मगर होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो परफॉर्म कर रही है। खैर जी, फिर कंडक्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो जो कॉस्ट बेनिफिट की मैंने बात की थी ऊपर फिजिबिलिटी के हवाले से, आपको अच्छी तरह से तमाम तरीके जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आने चाहिए विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू वैलिडेट प्रोजेक्ट अलाइनमेंट, ताकि हम ये देख सकें कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के मुताबिक है और क्या हमें हमारी एक्सपेक्टेड बिजनेस वैल्यू देगा या नहीं। कल मैंने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से अलाइन होना एक अलग बात है और बिजनेस वैल्यू का आना दूसरी बात है, बट एनीवेज ये बात मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर ये दोनों चीजें हों तो बहुत ही जबरदस्त है। आठवां टास्क, इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स ऑफ द अप्रूव प्रोजेक्ट चार्टर। जो भी अप्रूव फाइनल हो गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, ये की बात नहीं कर रहा, बोर्ड की बात नहीं कर रहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करें कि ये चार्टर अप्रूव हो गया है, टू इंश्योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ताकि उन सबके एक्सपेक्टेशंस एक जगह पे आ जाएं कि चार्टर ये है, प्रोजेक्ट ये है, तो अब इससे कहीं ज्यादा की डिमांड या एक्सपेक्टेशन ना रखें। लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजर जब आएगा और उसको ये चार्टर मिलेगा तो वो उन स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट करेगा और उनको वो भी समझाने की कोशिश करेगा कि चार्टर क्या कह रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशंस और जो नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस हद तक जायज हैं और किस हद तक अकोमोडेट हो सकती हैं और कहाँ नहीं हो सकती। खैर जी, तो ये चीजें हो गई। इसके अंदर कहता है कि आप को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए की डिलीवरेबल्स की, माइलस्टोन्स की, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अब माइलस्टोन की डिलीवरेबल तो खैर आपको समझ आ ही गया कि वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, जो प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट की सूरत में होगा वो की डिलीवरेबल है। माइलस्टोन जो है इसके बारे में लोगों के मिक्स्ड आइडियाज होते हैं कि माइलस्टोन पता नहीं क्या चीज होती है, लेकिन मैं कहूंगा सबसे बेहतरीन एग्जांपल माइलस्टोन की वो जो फिजिकल माइलस्टोन होता है वो है। और सड़क पे आपको माइलस्टोन मिलता है, उस पर लिखा है 67 किलोमीटर। इसका क्या मतलब है कि फर्ज करें आप 67 किलोमीटर तक आ गए हैं या 67 किलोमीटर रह गए हैं, दिस इज व्हाट इट इज शोइंग। सो माइलस्टोन शोज हाउ मच यू हैव कवर्ड, आप कहां पहुंच गए हैं। सो दिस डज नॉट रिलेट टू टाइम। वो अलग बात है कि आप कहें
कि मैं 67 माइलस्टोन पे 9 बजे पहुंच जाऊंगा, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन माइलस्टोन का टाइम से कोई रिश्ता नहीं है। माइलस्टोन वहां खड़ा हुआ है बस। जब उस माइलस्टोन पे पहुंचेंगे तो आपने कोई अचीवमेंट कर ली, तो हम ये मानेंगे कि आपकी ये अचीवमेंट मुकम्मल हो गई। मतलब ये वैलिडेट करेगा माइलस्टोन पे आपका मौजूद होना कि आप यहां तक पहुंच चुके हैं, राइट। अब आप 9 बजे पहुंचे हैं या 9:15 बजे पहुंचे हैं या 8:45 बजे पहुंचे हैं, दैट डज नॉट मैटर। अब वो आपने टारगेट रखा था अपने लिए कि मैं 9 बजे तक उस माइलस्टोन पे पहुंचना चाहता हूं, लेकिन माइलस्टोन इज नॉट अ डेट, ये मेरा पॉइंट है। माइलस्टोन इज अचीवमेंट ऑफ सर्टेन टारगेट। और प्रोडक्ट कोई बनाना बन चुकी हो, आप कहें ये बन गई है और ये मैंने जनाब माइलस्टोन अचीव कर लिया। बट अगेन आई वुड से milestone is not a product, milestone is not a date, milestone does not consume time, milestone is a point in time. I hope कि ये बात थोड़ी सी समझ आई होगी। जी सना। सर मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ये जो स्पॉन्सर है इसके बारे में तो हमारी ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हो चुकी है कि ये मतलब वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि ये आपको प्रोक्योरमेंट और इसके ये फंडिंग सोर्सेस इसके पास मतलब पैसा भी यही लगा रहा है। अब सर जो डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें एक्सटर्नल एजेंसी है, उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को काम दे दिया, तो विदिन तो हमारे फिर उस में नहीं आएगा ये, तो फिर जैसे यूएसएड है या डेफिड है व्हाटसोएवर, उसने अगर आपको पैसे दिए हैं तो स्पॉन्सर तो वो हो गया। ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है। देखिए जी, जो अंग्रेजी में लफ्ज है ना स्पॉन्सर का, उसको जरा यहां से डिफरेंट है। अंग्रेजी में हम हर उस बंदे को स्पॉन्सर कहते हैं जिससे हमें कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हो, पैसा मिल रहा हो, कोई और चीज मिल रही हो, मतलब हो सकता है हुक्म मिल रहे हो, वो भी स्पॉन्सर है। सो एनीबॉडी हु इज फीडिंग समथिंग टू द प्रोजेक्ट इज जनरली कॉल्ड अ स्पॉन्सर। बट द प्रॉब्लम इज we don't want to pitch our project manager against 200 sponsors. वो बेचारा उन स्पॉन्सर्स के अंदर घुल जाएगा, लड़ लड़ के मर जाएगा, प्रोजेक्ट वो कब चलाएगा? क्योंकि स्पॉन्सर तो उसे नचा नचा के मार देंगे, तुम ये काम करके आओ फिर मेरे पास आना। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस वालों के पास चले जाए, जी फंडिंग अप्रूव करके लाओ, वो तो निजी टेक्नोलॉजी वालों की टेक्नोलॉजी वालों के पास जाएं, उनसे पहले ये करके लाएं। वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट कम करता है और ये स्टेक होल्डर्स के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। फिर पता चलता है कि जी वो जहां पे ये सड़क बन रही थी वहां लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर भागा भागा वहां जा रहा है। ये सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर के करने के नहीं, ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के करने के काम नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोजेक्ट मिला है करने के लिए, जिसको ठेका दिया गया है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक एग्जेक्टिव लेवल का बंदा, सीनियर लेवल का बंदा उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देगा। ये है मेरा स्पॉन्सर। ठीक है, नाउ दिस इज द गाय। ठीक है, तो सर फिर इस जी फिर इसका मतलब है कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो ये स्पॉन्सर होगा वो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। एग्जैक्टली। देखें, यही वजह है कि पूरी किताब में लफ्ज स्पॉन्सर इस्तेमाल हुआ है, स्पॉन्सर्स इस्तेमाल नहीं हुआ। स्पॉन्सर मीन्स कि ठीक है सर, क्लियर हो गया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा जो बाकी तमाम जो लोग स्पॉन्सर हैं या स्टेक होल्डर कह लें, उनको की स्टेक होल्डर कह लें, उनसे कोऑर्डिनेट करता है, फैसिलिटेट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को वो चीजें जब जब चाहिए होती हैं वो पहुंचाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने एक सिंगल सोर्स से मांगना है परमिशन, माल, पैसा, रिसोर्सेज, एक सिंगल रिसोर्स से मांगना है, वो कोऑर्डिनेट करेगा उनके उसके लिए, तो बैरूनी काम वो सर अब वो चाहिए तो बेशक प्रोक्योरमेंट के हेड को स्पॉन्सर बना दें या सीईओ को स्पॉन्सर बना दें, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े सीरियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक अलग कोई वीपी लेवल का बंदा या कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा वो डेडिकेट किया जाता है। आपने सुना होगा जिसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिसे हम कहते हैं। जी बिल्कुल, जी ठीक है सर। तो हम कहते हैं, थैंक यू सर। गवर्नमेंट में नॉर्मली हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा जब इतनी वर्थ का प्रोजेक्ट हो तो उसका एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा, नहीं तो प्रोजेक्ट मैनेजर चलाएगा। नॉर्मली गवर्नमेंट में हमारे यहाँ ये है।
जो अदरवाइज प्रोजेक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर चला रहे हैं, वो किसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं? हो सकता है वो 5-6 प्रोजेक्ट मैनेजर किसी एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। वो जो कहता है ना जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर इतनी वर्थ का प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा, वो डेडिकेटेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। लेकिन ये प्रोजेक्ट मैनेजर जिसके हैं वो भी किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को, मगर वो 4-5 प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। तो स्पॉन्सर के लिए जरूरी नहीं होता कि वो एक डेडिकेटेड ही होगा किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, वो एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को देख सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एहसन यही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी डेडिकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। ये एक बहुत गलत बात है हमारे यहाँ कि हम एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑपरेशन का काम भी पकड़ा देते हैं और 10-10 प्रोजेक्ट भी वो कर रहा होता है। आप यकीन कीजिए जब हम ऐसा करेंगे तो वो बेचारा अपने आप को 10 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके काम कर रहा होगा, फुल अटेंशन वो नहीं दे पा रहा होगा। वो हमेशा इन बेस्ट ऑफ हिज केसेस 1/10 of the attention each project will get, which is not really good for the health of the project, right? So project manager बेहतर यही है कि डेडिकेटेड हो हर प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर मुमकिन नहीं है तो फिर आपको कोई ना कोई बंदोबस्त ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोजेक्ट इग्नोर जरूर होगा। खैर जी, तो ये तो वो कुछ 7-8 टास्क हैं जो इनिशिएशन के हवाले से हैं, और देखें कितने जूमानी किस्म के वो टास्क हैं और कितने डिटेल में इनको पढ़ने और समझने की जरूरत है। इसके अलावा वो कहता है कि आपको इन 8 टास्क के अलावा कुछ नॉलेज एंड स्किल्स जो कि स्पेसिफिक टू इनिशिएशन, ये भी पता होने चाहिए। आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, आपको बेनिफिट एनालिसिस टेक्निक आनी चाहिए, आपको एलिमेंट्स ऑफ अ गुड चार्टर, प्रोजेक्ट चार्टर में क्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। एस्टिमेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, बेशक हाई लेवल पे ही सही, क्योंकि अभी तो कोई डिटेल प्लानिंग नहीं हो रही ना, बेशक टूल्स एंड टेक्निक्स एस्टिमेशन के मोटे मोटे जो कहते हैं रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो आप कहते हैं लमसम एस्टिमेट लगाना है, तो उसके लिए भी कोई तो तरीका होगा, वो तरीके आपको आने चाहिए। और आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट वगैरह देख सकें कि ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फायदा दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या हिसाब किताब है। ये है जी इनिशिएशन। और जैसा मैंने कहा इसके 26 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। फिर ना अगला एरिया आ जाता है प्लानिंग का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में है। वैसे तो इसके 24% वेटेज है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, काम जो करने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा है। टोटल प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस 49, जिसमें से 24 प्रोसेसेस सिर्फ प्लानिंग की हैं। मैं टास्कों की बात नहीं कर रहा, टास्क तो मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन जो इसकी प्रोसेसेस दी गई हैं वो 49 है टोटल। उनमें से 24 प्रोसेस जो हैं वो प्लानिंग की हैं, तो ऑलमोस्ट 50%। तो ये जरा एक्सटेंसिव है। इन ये जो 48 क्वेश्चन आने हैं, इसका मतलब है कि 10 के 10 नॉलेज एरियाज का थॉरो आपको सिस्टम पता होना चाहिए, क्या चीज कब कहाँ कैसे हो रही है। और प्लानिंग ही सारा गेम है प्रोएक्टिविटी का। मतलब अभी कुछ नहीं बना, अभी आप सोच रहे हैं बैठ के कागज पे, और कागज पे चीजें बना रहे हैं, तो आपने एक एक चीज प्लान करनी है जितनी डिटेल में की जा सकती हो। यहाँ पे वो कहते हैं जी रिव्यू एंड असेस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट तो पहले भी होंगी, लाजमी होता है, बिजनेस एनालिस्ट ने फिजिबिलिटी करते हुए भी रिक्वायरमेंट ली होंगी, उस वक्त भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि अब प्लानिंग शुरू हो गई है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर रीअसेस करे, रिव्यू करे सारी रिक्वायरमेंट्स को, और जो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जो उसने इनिशिएशन में किए हैं, उन स्टेक होल्डर से बातचीत करे, उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को जाने और समझे, और उसके मुताबिक देखे कि जो फिजिबिलिटी मुझे दी गई है, आया कि ये फिजिबल है भी कि नहीं है, और आया कि ये काम मुमकिन भी है कि नहीं है, क्या ये काम किया भी जा सकता है जो मुझे दिया जा रहा है या नहीं। और अगर किया जा सकता है तो फिर अगला सवाल ये है, क्या ये मेरी कैपेबिलिटी में है, मेरे स्किल सेट में है कि मैं ये काम करूं। फर्ज करें ये काम तो मुमकिन है लेकिन मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे गलत प्रोजेक्ट मैनेजर रख लिया है, तो मुझे ये रिकमेंड करना चाहिए कि सर ये आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, इसके लिए इन इन स्किल्स वाला बंदा आपको चाहिए, तो बराए मेहरबानी मुझे चेंज कर दें।
किसी और को रख लें। मतलब प्रोजेक्ट के साथ आपकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, और जो झूठ बोलना है या जो कि अपने स्किल छुपाना है, और इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स सफर कर जाते हैं। खैर जी, तो ये तो आपकी पहली वाली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरा जो टास्क है वो है इस रिक्वायरमेंट पे बेस करके आप स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, जिसके अंदर हम ये इस्टेब्लिश करते हैं। अब मैं मैनेजमेंट प्लान्स को बाद में डिस्कस करूंगा कि मैनेजमेंट प्लान होता क्या है, लेकिन इसके अंदर हम ये तरीकाकार वजह करेंगे कि किस तरह से रिक्वायरमेंट से स्कोप डेवलप होगा, प्रोडक्ट का स्कोप पहले बनेगा, फिर प्रोजेक्ट का स्कोप बनेगा, फिर हम उसका ब्रेकअप बनाएंगे, WBS बनेगा, जो कुछ भी हिसाब का स्कोप स्टेटमेंट बनेगी वगैरह वगैरह, अप्रोच बनेगी, फेजेस बनेंगे, वट देखना है वो सब कुछ आपका स्कोप मैनेजमेंट प्लान वगैरह में होना। और अल्टीमेटली हम फिर उसके हिसाब से ये आखिर में इस काबिल होंगे कि हम उसको उस स्कोप को ना सिर्फ डिफाइन कर सकेंगे बल्कि बाद में उसे मेंटेन और मैनेज भी कर सकेंगे, चेक भी कर सकेंगे। पहले तो हम डिफाइन करें क्या क्या चेक करना है स्कोप में, आखिर में जाके हम उसको चेक भी कर सकेंगे कि ये स्कोप पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो क्या तरीका है, वो क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जिसके ऊपर बेस करके हम ये कहेंगे कि हाँ ये स्कोप पूरा हो गया। तो ये सब कुछ यहाँ डिजाइन होगा। फिर जहां तक कॉस्ट का ताल्लुक है तो कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा, और उसके अंदर प्रोजेक्ट स्कोप, स्केड्यूल, रिसोर्सेज, तमाम चीजें जो हैं वो उन सबको मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि रिसोर्स की कॉस्ट है, स्केड्यूल जो है उसके मुताबिक आपको कुछ सीक्वेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो अप्रूव प्रोजेक्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन यूजिंग एस्टिमेटिंग टेक्निक्स इन ऑर्डर टू मैनेज प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आप इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप एक डिटेल्ड एस्टिमेट बनाएंगे, और इसको हम डिटेल में कॉस्ट के चैप्टर में भी कवर करेंगे। फिर स्केड्यूल आ जाता है। स्केड्यूल आपका टाइम मैनेजमेंट आ गई। प्रोजेक्ट स्केड्यूल आप बनाएंगे बेस्ड ऑन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल, जो डिलीवरेबल आप इधर स्कोप में अप्रूव कर चुके हैं ये चीज बननी है, और फिर उसके माइलस्टोन क्या होंगे, उसका स्कोप क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान कब क्या है, कब कब कौन सी चीज आएगी, इन ऑर्डर टू मैनेज टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब यहाँ पे हर चीज को टाइम एलोकेट कर दिया जाता है कि इस वक्त से इस वक्त तक ये काम करना है, इतनी देर में बोरियां आ जाएंगी सीमेंट की, यहाँ इतने बजे ये आ जाएगा, वो हो जाएगा, और इस तरह काम करने में इतनी देर लगेगी, और अगर इस स्केड्यूल के तहत आप चलें तो आपकी प्लान के मुताबिक काम सही हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बल्कि ये लिखा तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लेकिन PMBOK के अंदर इसका नाम तब्दील करके अब रिसोर्स मैनेजमेंट का नॉलेज एरिया बन गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स उसका एक पार्ट है, तो उस हवाले से ये रिक्वायरमेंट वैलिड है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए कि लोगों को कब कब कैसे एम्प्लॉय करना है, क्या हिसाब किताब होगा, टीमें कैसे बनानी है, उन लोगों को मैनेज मॉनिटर कैसे करना है, और उनसे काम कैसे लेना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब कुछ हम इस टास्क 5 में के देख रहे हैं। फिर तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम टीम मेंबर्स और सब लोग, मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेशन क्या क्या कब कब कैसे कैसे होगी, क्या कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं होती। कम्युनिकेशन मीन्स एनीथिंग, any report which moves from point A to point B regarding the project is a communication. So all the communications which are supposed to happen must be recognized initially, must be planned, and it should be very clear कौन किससे कब कहाँ क्या कम्युनिकेट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा है, क्या वगैरह वगैरह, ये सब कुछ प्लान होगा। इसी तरह जो काम हमने खुद नहीं करने और ठेकेदारों से कराने हैं उनके लिए प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनेगा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट स्कोप, बजट, स्केड्यूल वगैरह, इन ऑर्डर टू इंश्योर द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल। ठीक है जी, तो रिसोर्सेज उसके मुताबिक अवेलेबल होने चाहिए। क्वालिटी की बात आती है तो हम एक क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे जिसमें हम ना सिर्फ काम की क्वालिटी पे जोर रखेंगे बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी रखेंगे। तो मतलब जो काम की क्वालिटी है वो एक अलग इशू है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो आपका डिलीवरेबल है, उसकी क्वालिटी है, वो एक अलग इशू है। और बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट स्कोप, रिस्क एंड रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिफेक्ट्स एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या भला है, इसको भी समझने की जरूरत है। देखें, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको सिर्फ समझ जाइए कि ये हैं क्या। हो सकता है आपने जिंदगी में ना इस्तेमाल की हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की शक्ल समझ आ जाए, आपको इसमें क्या होता है ये समझ आ जाए, तो बस यू कैन
very easily answer those questions. कि आएगा, आगे पढ़ेंगे इसको. Develop the change management plan. Now change management बजाते खुद कोई नॉलेज एरिया का नाम नहीं है, लेकिन कोई भी नॉलेज एरिया हो, स्कोप हो, टाइम हो, कॉस्ट हो, क्वालिटी हो, हर चीज में जो चीज प्लान हो जाती है, अगर उसको बाद में तब्दील करना हो तो उसका कोई प्रोसीजर बनाना पड़ेगा. तो उस प्रोसीजर को कि जब भी कभी कोई तब्दीली आए तो उसका चेंज रिक्वेस्ट कैसे बनाना है, कौन चेंज रिक्वेस्ट कर सकता है, चेंज रिक्वेस्ट को प्रोसेस कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर परमिशन कौन देगा, उसको वैलिडेट कौन करेगा, वगैरह वगैरह. दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द चेंज मैनेजमेंट प्लान बाय डिफाइनिंग हाउ चेंजेस विल बी एड्रेस्ड एंड कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू ट्रैक एंड मैनेज चेंज. फिर रिस्क मैनेजमेंट है. प्लान फॉर रिस्क मैनेजमेंट फॉर डेवलपिंग अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान. रिस्क मैनेजमेंट प्रोएक्टिव काम है जी, सारे का सारा. क्या होने का इम्कान है, क्या अनहोनी होने का इम्कान है, मतलब यू आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट कि ऐसा जरूर होगा, आपको सिर्फ शक है कि ऐसा भी हो सकता है. अब ये प्लान नहीं है, मतलब आई मीन टू से कि अगर जो चीजें, अगर किसी चीज के बारे में यकीन है कि ये तो होना है, तो मैं प्लान अपनी मेन जो मेरी स्केड्यूल में प्लान करूं उस एक्टिविटी को 100% यकीन है कि कल एक ट्रक ने आना है तो मैं ट्रक के लिए तैयार हो जाऊंगा. लेकिन अगर कोई कहे कि कल ट्रक आने का इम्कान है तो मैं क्या करूंगा? शुड आई बी एज रेडी एज इट वाज 100% श्योर? प्रॉब्ली नॉट. तो जितना उसका चांस होगा उतना मैं ढीला होऊंगा. एग्जैक्टली. तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से रिस्क हैं, उनके आने के कितने फीसद चांसेस हैं, उनसे कितना फायदा या नुकसान होने वाला है, ताकि मैं उसके हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सेज क्रिएट करूं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए और उस एक्शन के लिए पैसा मुख्तिस करके रखवा लूं. ये मेरे स्केड्यूल का एज सच पार्ट नहीं होता, लेकिन यूं समझ लीजिए कि उसका एडिटिव पार्ट होता है कि इन केस this risk occurs, then these are the pre-approved activities which should be performed. तो ये सब हम रिस्क मैनेजमेंट में प्लान करते हैं. फिर प्रेजेंट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान टू द रेलेवेंट स्टेक होल्डर. जब ये सारा प्रोजेक्ट प्लान बन जाता है तो हम तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अप्रूवल टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन. सब लोगों का कॉन्फिडेंस में होना जरूरी है. ट्रांसपेरेंसी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम न जाने क्यों स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, और जब बात आती है कि जी ये डाटा क्यों नहीं शेयर किया जा रहा, हम कहते हैं ये कोई नेशनल सीक्रेट है. भाई कौन सा एटम बम बना रहे हैं आप लोग, एक सड़क बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं? तो मेरा मतलब है जो चीजें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे यहाँ पाया जाता है, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपनी पुअर मैनेजमेंट को छुपाने के लिए हम लोग वो डाटा डिस्कस नहीं करना चाहते स्टेक होल्डर्स के साथ. साथ रहे कि स्टेक होल्डर के साथ वी हैव टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट अनटिल एंड अनलेस देयर इज रियली समथिंग सीक्रेट. और वो होगा तो उसका भी तरीका है, उसको कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. जिस बंदे को जो हमारे उसमें क्लियरेंस में नहीं आता, उसे हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, वो साइन करते हैं. उसके बाद वो चीज उसे बताई जा सकती है. और उसका भी अगर आप अगला लेवल ले लें, वो ये है कि जी एक होता है कि जी सिक्योरिटी क्लियरेंस आप इंटेलिजेंस वालों से करवाते हैं, और अगर इंटेलिजेंस वाले कह दें कि जी ये वाली इंफॉर्मेशन ये नेशनल सिक्योरिटी की है, इन लोगों को नहीं दी जा सकती, तब नहीं दी जाएगी उनको. मगर ये क्या बात हुई कि हर चीज स्टेक होल्डर से छुपाई जाती है, और जब कोई प्रोजेक्ट हो जाता है तो फिर बाद में शोर मच जाता है, पैसे खा गए, ये हो गया, वो हो गया. तो वो जब खा रहे होते हैं ना, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इसलिए वो खा रहे होते हैं. फिर जनाब जब ये भी सारा प्रोजेक्ट प्लान कंपाइल हो जाए, पूरा सारे प्लान प्रोजेक्ट प्लान में कंपाइल हो जाए, उसके बाद आप कंडक्ट किक ऑफ मीटिंग करते हैं कि जी जब सब लोगों के साथ आपने ट्रांसपेरेंटली एग्री कर लिया, तो अब आप उसकी बाकायदा एक सेलिब्रेशन करते हैं, कम्युनिकेटिंग द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, की माइलस्टोन, अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. मतलब बिफोर यू एंटर इनटू एग्जीक्यूशन, तो आप यूं समझ लीजिए कि एक छोटी सी सेरेमनी, छोटी सी पार्टी, छोटी सी अनाउंसमेंट टाइप की कोई चीज करते हैं, ताकि हम स्टेक होल्डर्स की कमिटमेंट गेन कर सकें, उन्हें एंगेज कर सकें. एक बहुत जबरदस्त बात है कि जब स्टेक होल्डर तालियां बजाएंगे, चाय पानी पिएंगे वहां थोड़ा आके, तो उन्हें इस बात का एहसास होगा आज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में चला गया, या इन अदर वर्ड उनके पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आज प्रोजेक्ट शुरू हो गया. बेसिकली प्लानिंग को लोग अमूमन समझते नहीं है प्रोजेक्ट, लेकिन प्लानिंग भी प्रोजेक्ट का पार्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन में चला गया.
फिर जनाब 13वां टास्क है डेवलप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान। अब ये स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना है, उनकी नीड्स को मुसलसल एनालाइज करते रहें। ये नहीं है कि प्लानिंग कर ली और अब स्टेक होल्डर से कहानी खत्म हो गई। इस वक्त तक हम स्टेक होल्डर के बड़े नखरे उठा रहे थे, अब इसको लिफ्ट नहीं करानी। थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर का कनेक्शन रहेगा। वो उनकी बदलती हुई नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस और इंटरेस्ट को मॉनिटर करेगा, एनालाइज करेगा, और उनके मुताबिक अगर कोई चीज तब्दील करने की जरूरत है, इवन चेंज रिक्वेस्ट भी वो कर सकता है प्रोजेक्ट में कि जी ये स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस बदल गई हैं, इसलिए प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये चेंज होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल जायज है। And potential impact in order to effectively manage stakeholder expectations and engage them in project decisions. इनको मुसलसल आपने एंगेज रखना है, इनको शामिल करके प्रोजेक्ट के डिसीजन लेने हैं। मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही रहेगी जैसे कि ये प्रोजेक्ट की टीम का पार्ट है। फिर कुछ नॉलेज और स्किल जो कि आपको इस सारे प्लानिंग के दौरान चाहिए हो सकते हैं, उसमें चेंज मैनेजमेंट प्लानिंग आनी चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, कम्युनिकेशन प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट टाइप्स और उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज का कुछ अंदाजा होना चाहिए। और ये आप लोगों को, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बहुत सी चीजें पिक कर सकते हैं, लेकिन उसके अपने नॉलेज को वैलिडेट जरूर कीजिएगा कि आप कहीं रॉन्ग प्रैक्टिसेस तो नहीं करते रहे। एस्टिमेशन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, लीन एंड एफिशिएंसी प्रिंसिपल, ये शायद सारे लोग नहीं समझते होंगे। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम, एक तो होता है इफेक्टिवनेस, एक होती है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब कि मैंने जो कहा था वो कर दिया तो मैं इफेक्टिव हूं, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बचत के साथ इकोनॉमिकली वो काम करूं, कम वक्त में, कम पैसे में, तो दिस वुड बी एफिशिएंसी। तो लीन जो है, ये प्रिंसिपल है कि डूइंग समथिंग विद मिनिमल वेस्टेज, मिनिमाइज वेस्टेज। मतलब हम बहुत से काम करते हैं, उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक दर्जी है, वो एक सूट बना रहा है, वो उसने कपड़ा लिया, कपड़े में काट पीट के जो काम की चीजें वो लगा ली, बाकी कपड़ा फेंक दिया। दिस इज कॉल्ड वेस्टेज। इस वेस्टेज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। कम अज कम कपड़ा जाया हो, या जो भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें जो वेस्टेजेस होती हैं वो कम, उनको मिनिमाइज करना, ये है जी एफिशिएंसी लाने का तरीका। तो आजकल लीन बड़ा टॉप पे है, बड़ा फेमस है, और इवन एजाइल के साथ भी लीन मिक्स होता है, और एजाइल के तरीके में भी लीन इस्तेमाल होता है। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, जो ठेके आप दे रहे हैं, चीजों के, सामान के प्रोक्योरमेंट है, या वो कोई काम आप ठेका दे रहे हैं किसी को करने के लिए। क्वालिटी मैनेजमेंट की प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक्स हैं, जो पहले भी हमने बात किया था, वो प्लानिंग सेशंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं, इन पे बात होगी। रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं, असेसमेंट प्लानिंग वगैरह। रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग है, स्कोप डीकंस्ट्रक्शन, वो जो मैंने आपसे बात की ना कि स्कोप को हम किस तरह तोड़ेंगे, उसके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया जाए, और उसके नीचे तो वो कार्रवाई सारी कैसे होगी। नेचुरली स्कोप के चैप्टर में इसकी बात भी होगी। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की प्लानिंग, उनको किस तरह से मैनेज करना है। ये स्टेक होल्डर से जब ये वाले रवैये रखने हैं आपने, जो टास्क 13 में दिए हुए हैं, तो हमें स्टेक होल्डर के साथ एक मुसलसल एक कनेक्शन रहना होगा। तो इसका मतलब है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लानिंग है। टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग इंक्लूडिंग स्केड्यूलिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्केड्यूलिंग, जो हम कहने को तो कहते हैं जी एमएस प्रोजेक्ट इस्तेमाल करने से स्केड्यूलिंग हो जाएगी, बट स्केड्यूलिंग इज नॉट अबाउट अ सॉफ्टवेयर, स्केड्यूलिंग इज अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड देयरफॉर यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि स्केड्यूलिंग इतनी एहतियात से और इतनी केयरफुली डिजाइन हो कि इसके अंदर कहीं गड़बड़ ना हो। वर्क फ्लो डायग्रामिंग टेक्निक्स हैं। फिर जनाब एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन को मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन अभी तकरीबन आधा टाइम हमारा हो गया है, तो अगर आप चाहें तो वी कैन हैव अ ब्रेक, एंड इफ यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, इससे बेहतर कि हम ब्रेक करें, तो आई एम ओपन टू क्वेश्चन। जी जनाब, जी मुश्तबा। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो हमने अभी टूल्स एंड टेक्निक, नॉलेज एंड स्किल्स पढ़े थे प्लानिंग के, उसमें कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स एंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का दो डिफरेंट चीजें आई थी। तो अब हम लोग जैसे अपनी कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उसमें हाउ दे आर डिफरेंट, लाइक कॉन्ट्रैक्ट आउट ये जॉब को करने के हवाले से है, या हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट और कस्टमर, ये उसके हवाले से बात हो रही है? यार ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करेगा। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन है, जैसे आईटी है, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर प्रोक्योरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट को अलग अलग डिसिप्लिन समझा जाता है। लेकिन आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसको एक ही हेडिंग के अंडर कवर करते हैं, प्रोक्योरमेंट के अंडर।
कॉन्ट्रैक्ट्स को भी और प्रोक्योरमेंट्स को भी। प्रोक्योरमेंट्स का मतलब ये होता है कि चीजें, सामान, माल खरीदना। ठीक है जी, आपने एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, आपके कंप्यूटर्स आपको खरीद के देता है, आपको रेत बजरी खरीद के देता है, मतलब जो भी कोई डिमांड होती है प्रोक्योरमेंट वालों को देते हैं, वो माल बाजार से प्रोक्योर करता है। दिस इज प्रोक्योरमेंट। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले होते हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग होते हैं। मतलब कोई ठेका किसी को देना है, कि मतलब कोई काम किसी से करवाना है, तो उसको ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, प्रोक्योरमेंट भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो इसलिए आमतौर पे जो हमारे जनरली जब हम बात करते हैं तो हम प्रोक्योरमेंट्स के हेड में दोनों चीजों को केटर कर लेते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लाजमी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सामान लेने का होगा और जो काम करवाने का होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हमने काम करवाना है तो फिर उसके काम करने के तरीके भी होंगे, उसमें असूल भी और तरह के होंगे। सामान में तो आप कहेंगे अच्छा ये चीज आप डिलीवर कर दो, इस टाइम पे डिलीवर कर देना, इसकी इतनी वारंटी दे देना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जब मैं कहता हूं तो ये कामों की, सर्विसेज की कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। गॉट इट? राइट। एनीवन एल्स? थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, immediate question है, तो हम और उसके बाद we'll get together again. So let's have a break.
जी नरोज साहब। सर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप आज लेके चले हैं आप, और जिस तरह आपने समझाया, जस्ट वन थिंग टू शेयर, व्हेन आई वाज को रिलेटिंग दिस टू माय प्रीवियस एक्सपीरियंस, बहुत सी चीजें समझ में आई। जैसे फॉर एन इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो है ना एक ERP अडॉप्ट की। ओके बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जाहिर सी बात है, पूरे फाइनेंशियल चेंज होने थे, प्रीवियस ERP से डाटा सारा इंपोर्ट होना था यहाँ पर, बहुत बड़ा काम था। ओके अच्छा, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं था, तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। जब वो क्लोज हो गया प्रोजेक्ट, उसके बाद कुछ फाइनेंस के लोगों ने, कुछ प्रोक्यूरमेंट के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, भाई हमें तो ये रिपोर्ट इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए। अच्छा, वो अब रिपोर्ट चेंज कैसे होगी, उसको कौन ऑथोराइज करेगा, ये वो एक एक झगड़ा शुरू हो गया। फिर वो एक जाके एक चेंज मैनेजमेंट का एक फॉर्म बना, उस पे हायर लेवल और जिस जो करवाना चाहता था उसके सिग्नेचर हुए, क्या काम करवाना है, क्या रिपोर्ट बनानी है, अभी क्या हो रहा है, आपको क्या रिपोर्ट चाहिए। मतलब ये आज ये बात समझ में आई कि ये सारे प्लानिंग का पार्ट होता है, या जो उस वक्त जाके हमने एग्जीक्यूशन के बाद जो है ना ये परफॉर्म किया। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जा रहा सर, बहुत आज मैं जरा सेटिस्फाई हूँ। जबरदस्त थैंक जबरदस्त यू सो मच। जबरदस्त। जी सर, एनीवन एल्स? कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, ओवरलोड तो नहीं हो गया? जी नुसरत, आपके क्या कमेंट्स हैं? आप तो पुराने लोग हैं, आपको तो पता है पहले चीजों का। सर मैं क्लोजिंग वाले को जरा गौर से देखने की कोशिश करी थी, बिकॉज राइट नाउ आई एम आल्सो वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, तो मेरे प्रोजेक्ट का क्लोजर आने वाला है। तो आई वाज ट्राइंग टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स कि अच्छा है इस टाइम पे ये सारी चीजें जो आपने वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया आपका, तो बिल्कुल बहुत अच्छा एक ओवरव्यू आ गया सारे फेसेस का। बिल्कुल। मुझे बस एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी कि यूजुअली हम यूज करते हैं एग्जीक्यूटिंग एंटिटी एंड इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी, और वो दोनों एंटिटीज डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, वो मिनिस्ट्री, अगर मैं उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और उस पर देखूं, तो कभी तो ये यूज होता है कि जी इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स UNDP और मिनिस्ट्री दोनों हैं, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज लेट्स से। बिल्कुल लेकिन उसके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को अगर खोलें तो आता है एग्जीक्यूटिंग एंटिटी जो है वो जी मिनिस्ट्री है, और इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी जो है वो UNDP है। तो एग्जीक्यूटिंग एंटिटी के साथ स्लैश में हमेशा इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर आता है, और इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी के साथ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर आता है। ओके। अच्छा तो देखिए, ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मैं एक थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ, आइडिया देता हूँ। एक्चुअली ये जो काम किए जाते हैं इनके अंदर नेस्टिंग होती है। मतलब ये है कि WHO की फंडिंग आई पाकिस्तान में, एड्स का प्रोजेक्ट था कि एड्स अवेयरनेस लेनी है। जब वो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आया तो एक प्रोजेक्ट की सूरत में आया, और वो WHO वालों ने एक ऑफिस बनाया, अपना एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसमें लगाया, प्रोजेक्ट मैनेजर लगाया, और उसका काम था कि वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करे। कि गवर्नमेंट को दरअसल उन्होंने ये पूरा ठेका दे देना था। काम किसने करना था? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और WHO वाले सिर्फ उनको मॉनिटर करने के लिए आए थे कि ये कैसा काम करते हैं, और उन्होंने इनके हवाले करना था। तो बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट WHO का था। उन्होंने क्या किया कि अपना सेटअप बना के, और उनका टोटल काम ये था गवर्नमेंट से निगोशिएट करना और उनको ये काम देना, और बाद में उसे मॉनिटर करना। खुद उन्होंने कुछ भी नहीं करना था, मगर ये उनका मेन प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में जब गवर्नमेंट को उन्होंने वो उनके साथ नेगोशिएशन हो गई, कोई MOU वगैरह साइन हो गया, तो गवर्नमेंट हैड टेकन ओवर। कुछ कंडीशंस रखी उन्होंने, लाजमी बात है, मिसाल के तौर पे दे डिडंट वांट टू गिव ऑल द मनी टू देम। उन्होंने कहा जी पैसे जैसे जैसे होंगे वो आप WHO को क्लेम करेंगे, और वो उस वक्त मिलेंगे, या जो भी कोई हिसाब किताब है। तो ये एक लेवल हो गया। प्रोजेक्ट वही है, लेकिन अब उस प्रोजेक्ट का सब पार्ट बन गया गवर्नमेंट वाला पोर्शन। गवर्नमेंट वाला पोर्शन एक अलग प्रोजेक्ट था। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखा, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट मैनेजर रखा, और उन्होंने बैठ के सोचा यार ये काम कैसे होगा। आपको पता है गवर्नमेंट तो कोई काम नहीं करती, वो तो सिर्फ मैनेज करती है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये किससे करें, कोई कंसल्टेंट रखना है। उनको
WHO वालों ने एडवाइस किया कि कंसल्टेंट आपको हमारा ही रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा जी किसको रखा जाए, वो उन्होंने जनाब बिड वगैरह आई, अल्टीमेटली ब्रिटिश काउंसिल डिड बिड फॉर इट एंड और भी लोग होंगे, लेकिन ब्रिटिश काउंसिल को वो कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया उसी प्रोजेक्ट का, एड्स अवेयरनेस का। अब उन्होंने क्या करना था, उन्होंने आगे इंप्लीमेंटेशन करवानी थी। अच्छा जी, अब ये है कि इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन करनी है, अंदर अंदर जाके इंप्लीमेंट हो रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी ये काम बहुत बड़ा है, इसमें ये वाला एक पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 8 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को मुख्तलिफ काम देंगे। उन्होंने 8 डिफरेंट सब प्रोजेक्ट बना दिए और उनको अलग अलग बंदे को अवार्ड कर दिया। हर बंदे ने अपना प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रखा और अपनी अपनी कार्रवाई चलाई। अब आप कहने को हर कोई ये कह रहा है कि मैं एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, लेकिन लेवल इज डिफरेंट। द हाईएस्ट लेवल इज UN या WHO, उसके नीचे जनाब आपका गवर्नमेंट का लेवल है, उसके नीचे, और हर लेवल पे मॉनिटरिंग का बंदोबस्त लगा हुआ है। तो मतलब एक ब्यूरोक्रेटिक किस्म का सिस्टम बन जाता है। जो असल में इंप्लीमेंटर है वो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। तो वो जो इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है, अब वो जो WHO वाले अपने कागजात में या गवर्नमेंट अपने कागजात में शो करती है, वो उसको अपना इंप्लीमेंटेशन पार्टनर या वो उस तरह से शो करती है। लेकिन दरअसल ये प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट है। इसकी 4 लेवल पे नेस्टिंग हुई है और हर लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट करता है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एग्जिस्ट करता है, और उसकी शायद टीम भी कोई छोटी मोटी एग्जिस्ट करती हो। कुछ मैंने बात लॉजिक से की आपके? परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है जी? बस ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया ना जी, इसको इग्नोर नहीं करना। इसको तो लोग पढ़ते भी नहीं है, इसको देखते भी नहीं है, और PMP का एग्जाम देते हैं और शायद पास भी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत होगा कि जब आपने चीज को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आप एग्जाम पास करके क्या करेंगे? मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज किस हिसाब से आप बेहतर तरह से पास होने के चांसेस आपके बनते हैं अगर आप उसको प्रॉपर तरीके के साथ सारी चीजों को समझें। अच्छा जी, अभी मैं अगर आपके कोई, अच्छा आदिल आप बोलेगा जी? आदिल सर मैं कि बस ये सोचता था, बड़े आइडियलिस्टिक किस्म की ये प्रोसीजर्स हैं सर, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं सारा इसमें, एंड आई एम श्योर कि जब कोई इसको कंप्लीटली फॉलो करे तो नो वंडर के प्रोजेक्ट कोई ना कोई आप स्लिप नहीं कर सकता प्रोजेक्ट आपके हाथ से सर। बिल्कुल सही। लेकिन मैं ये सोच रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो एग्जीक्यूशन में आता है सर। प्लानिंग हो चुकी होती है, इनिशिएटिंग हो चुकी होती है, सारा हिसाब किताब हो चुका होता है, मैं कहते हैं ये लो प्रोजेक्ट है, स्टार्ट ऑफ विद दिस, ठीक है सर। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स, बट अगर ये आइडियल ऐसा किसी सिचुएशन आप रखते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब कोई प्रोजेक्ट आपके फेलियर हो उसका या कुछ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि प्लानिंग का टाइम ही नहीं दिया जाता। आपका मतलब है प्लानिंग नहीं दिया जाता? प्लानिंग कहाँ होती है? कोई नहीं करता सर, होती नहीं है प्लानिंग। तो इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट के अंदर फर्ज करें एक PC1 बनता है प्रोजेक्ट से पहले, प्रोजेक्ट अभी कंसीव ही नहीं हुआ, एक PC1 उस पे टेंडरिंग होती है, उस पे चल जाता है, उसी को समझते हैं कि ये प्लान है, और इससे ज्यादा कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो सकती। प्रोजेक्ट मैनेजर का अपना डिटेल्ड प्लान होना चाहिए, और अगर आपने खुद प्लानिंग नहीं की ना तो आप में और एक वो जो सुपरवाइजर में कोई फर्क नहीं है। यू आर नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट ऑल, यू आर जस्ट अ सुपरवाइजर। आपको ऊपर से हुक्म आता है ये ईंट लगा दो, ये गिरा दो, आप कहते हैं यस सर यस सर। अकल नहीं इस्तेमाल करनी। अकल अब तब इस्तेमाल करेंगे जब इसको ट्रांसलेट करेंगे कि मैंने क्या करना है, मैं किस तरतीब में करूंगा, क्या हिसाब किताब करूंगा, और ये वही बंदा करेगा जो दिल से वो काम करने के लिए आया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं। आप देखें जब मोस्ट ऑफ द टाइम सर स्कोप इज नॉट क्लियर सर, मतलब हमारे रियलिस्टिक उसमें होते हैं, अनरियलिस्टिक शेड्यूलिंग होती है, कॉस्ट इज नॉट प्रॉपर सर, मेरे एड हॉक ये इश्यूज आ रहे हैं।
एडहॉक प्लानिंग हुई होती है, प्लानिंग ही नहीं हुई होती। इन अदर वर्ड एडहॉक प्लानिंग ही नहीं होती सर। हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब अगले ने आपको कहा होता है 3 साल में ये काम कर दो, उससे पूछे सर 3 साल में कैसे होगा, तो वो आपका मुंह देख रहा होता है, तो खुद नहीं पता होता कि 3 साल में कैसे होगा। ऐसे ही है सर। तो ये बड़ी क्रिमिनल चीज है। और बाय द वे आपने कहा ये आइडियल है, लेकिन मसला ये नहीं है कि ये आइडियल है। मसला ये है कि ये सारी गुड प्रैक्टिसेस हैं जो आपको बताई जा रही हैं, और ये सारी की सारी मैंडेटरी नहीं है सर। इतनी फ्लेक्सिबल। वी कैन टेलर इट ऑल विद द टाइम सर। बिल्कुल यहाँ सर। इसके अंदर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है कि आप अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक जो चीज अच्छी लगे अडॉप्ट करें, जो नहीं लगे ना करें। लेकिन अगर आप इन प्रैक्टिसेस में से कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होने का चांस है। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि इन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करने से आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में फर्क जरूर पड़ता है, एडहॉकिज्म खत्म हो जाता है। और फिर आप कहें कि यार ये फलानी वाली चीज तो हम नहीं करते, तो ना करें भाई, आपको किसी ने कोई लिख के दिया कि आपने ये करना है। लेकिन स्टैंडर्ड कभी भी मैंडेटरी नहीं होता। अब आईएसओ स्टैंडर्ड है, आईएसओ स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड है कि क्वालिटी अगर आपने दुनिया को अच्छी देनी है तो इस तरह का होना चाहिए। अब पाकिस्तान में कहें कोई भी लिफ्ट नहीं कराता तो कोई बात नहीं है, इनका माल नहीं बिकेगा वहां पर। जब भी कोई चीज वहां दिखाएंगे वो कहेंगे ये सब स्टैंडर्ड वापस ले जाओ। जब ऐसा हुआ पाकिस्तान के साथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो टेक्सटाइल वालों ने कहा यार ये तो बड़ा कंसर्न है, हमारा तो कपड़ा वापस आ जाता है और ये इतना हम कैरी करके लेके जाते हैं, इतना खर्चा करके, और फिर वापस लाने का खर्चा। बल्कि मैंने ऐसे केसेस देखे, सतारा वाले जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी खेप लंदन भेजी और वो वहां से रिजेक्ट हो गई सारी की सारी। एंड द कॉस्ट ऑफ गेटिंग इट देयर वाज सो मच कि उन्होंने ये फैसला किया कि हमें नहीं चाहिए वापस, पाकिस्तान वापस ना लाओ। और वहां पे एक ये उन दिनों की बात है जब ये कौन सा बैंक था, एक बैंक था वो जो पाकिस्तानियों का सर, वो बिल्कुल जिसको क्लोज कर दिया था। उस बैंक की उन्होंने, वो जो खाली हुआ तो उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उन्होंने उस बैंक की बिल्डिंग को ले लिया किराए पे और सारा माल उधर डंप कर दिया। और फिर वो इस तरह से बिकता था, कोई ले गया रिश्तेदार, कोई ले गया, मतलब वो जाया ही हुआ सारा कपड़ा। अच्छा, अब जनाब टेक्सटाइल वालों ने ये सोचा कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है और हमारा माल रिजेक्ट होता है तो ये तो कोई बात नहीं, तो हमारा तो बिजनेस तबाह हो गया। और इवन इन कंट्री लोगों में क्वालिटी की सेंस आना शुरू हो गई थी। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम क्वालिटी के अपने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर लेते हैं। कि मतलब जैसे वो थ्रेड काउंट है, थ्रेड काउंट इतने से इतने तक जो है ये अच्छी क्वालिटी कहलाएगी, इतने से इतने तक ये मीडियम क्वालिटी कहलाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह थ्रेड काउंट या और भी पैरामीटर्स बहुत से, कपड़े की टाइप और ये वो हिसाब किताब, तो उन्होंने वो कुछ चीजें बनाई। इवन कॉस्टों की भी उन्होंने कर ली, कैटेगराइजेशन कर ली। अच्छा, वो कुछ 4-5 बड़े बड़े जो टेक्सटाइल मिल थी उन्होंने मिलके ये कार्रवाई की और उन्होंने कहा कि हम तो क्वालिटी देना शुरू हो गए। अब दुनिया ने देखा कि उनकी चीज बाकियों से निस्बतन बेहतर हो गई। अभी मैं किसी आईएसओ स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा, कुछ बाकी जो आम पब्लिक, आम टेक्सटाइल मिलों से उनका माल अच्छा था तो लोगों ने वहां पे जाना शुरू कर दिया, उनका माल बिकना शुरू हो गया। और बाकी लोगों का माल सस्ता होने के बावजूद नहीं बिकता था। अल्टीमेटली उन लोगों ने सोचा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं जो जादू कर रहे हैं, तो दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग द टेक्सटाइल का ये जो ग्रुप बना हुआ था, आई मीन वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इज अ वॉलंटियर ग्रुप। तो उस वॉलंटियर ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया और उन्होंने जनाब कहा कि जी अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपको इन असूलों पे चलना पड़ेगा। वो कोई मेंबरशिप फी रखी होगी, जो भी रखा होगा। तो इस तरह क्वालिटी का लेवल हाई होना शुरू हो गया। फिर एक वक्त आया, उन्होंने कहा नहीं जी हम आईएसओ के हिसाब से करेंगे। उन्होंने कहा चलो आईएसओ के हिसाब से कर लो। आईएसओ आपको क्या कहता है? आईएसओ आपको सिर्फ ये कहता है कि वट एवर यू डू, हाउसोएवर यू डू इट, वी डोंट माइंड, यू जस्ट राइट इट डाउन एंड डू इट कंसिस्टेंटली। ना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर सियालकोट में एक फुटबॉल बनाने की फैक्ट्री है, उसमें कुछ कारीगर तो बहुत ही आला है हाथ से बनाने वाले, कुछ अच्छे नहीं भी हैं।
अब आप इस फैक्ट्री की हर फुटबॉल को तो नहीं कह सकते कि ये आला फुटबॉल है। जो उस अच्छे वाले कारीगर के हाथ से बनी है वो तो आला है, लेकिन बाकी किसी का हाथ अच्छा नहीं है, उसका उस आला नहीं आता। वो कहते हैं जी आईएसओ से जब कराया, उन्होंने कहा जी कैसे बनाते हो फुटबॉल? उन्होंने कहा जी एक बंदे ने कहा मैं तो ऐसे बनाता हूँ, दूसरे ने कहा मैं तो ऐसे बनाता हूँ। उसने कहा ये क्या मजाक है, तुम सबके फुटबॉल बनाने का तरीका तो मुख्तलिफ है, क्वालिटी कैसे आ सकती है? क्वालिटी अच्छी या बुरी नहीं होती, क्वालिटी कंसिस्टेंट होती है। तुम लोग अगर गंदे फुटबॉल बनाते हो तो यू शुड टेक प्राइड कि हम सिर्फ गंदे ही फुटबॉल बनाते हैं या एक खास क्वालिटी के ही फुटबॉल बनाते हैं। उसके लिए आप सबका काम करने का तरीका सेम होना चाहिए। तो ऐसा करें कि जो भी आप लेवल रखना चाहते हैं, अपना वो वर्कर आइडेंटिफाई करें, उस वर्कर से लिखवाएं कि वो कैसे काम करता है, और उसकी ट्रेनिंग हर बंदे को दें, और उस एक्सपर्टीज लेवल तक लाकर फिर आप सब लोगों से वही काम कराना शुरू करें। तो तब हम कहेंगे कि अब आपकी कंपनी कंसिस्टेंट क्वालिटी देना शुरू हो गई है। इससे मैटर नहीं है कि वो गुड क्वालिटी है या नहीं है, कंसिस्टेंट क्वालिटी देना शुरू हो गई है। दिस इज स्टेप 1, डॉक्यूमेंटेशन, और फिर उस पर अमल। दूसरा स्टेप, अगले साल आप अपने आप को जब रिव्यू करते हैं, आप कहते हैं हम बाकियों के मुकाबले में क्वालिटी में यहां खड़े हैं, हमें यहां होना चाहिए था। आप कहते हैं अच्छा फिर अपने प्रोसेसेस को एनहांस करो। जैसे मैं बात कर रहा था, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के चांसेस इन्फिनिट है। उन्होंने कहा अच्छा तो तुम लोग क्या गलती करो, फाइंड करो और उसको एनहांस करो। फिर वो अपने प्रोसेस को रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद फिर अगले साल उस पर प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं हाँ जी हमारी इतनी इंप्रूवमेंट हो गई। उन्होंने कहा और इंप्रूवमेंट करो और इंप्रूवमेंट करो। तो करते करते आपकी क्वालिटी खूब से खूबतर होती जाती है। वो वक्त आ जाता है कि जब आप अपने आप को कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल पे ले जाते हैं कि आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बेहतरीन टेक्सटाइल मिल बन गए हैं और हमारे मुकाबले में है कोई तो सामने है। पता चलता है वो 17 वाला आ गया, अब अच्छा तुम्हारा क्या है, उसका उसकी असेसमेंट क्या है, हमारी क्या है। हम कहते हैं अच्छा इससे हम इतना पीछे हैं, चलो फिर इसको बीट करने के लिए मुझे ये चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। और इस तरह ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का जर्नी हमेशा जारी रहता है। ठीक है जी। तो ये वो बात थी कि जिसकी वजह से आप एनहांसमेंट और इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। जी नौरोज। सर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को स्टैंडर्ड की तरफ से कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स या फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं कि, या चेकलिस्ट अवेलेबल होते हैं कि आपको इसी पैटर्न के ऊपर जो है ना अपनी ये कागजी कार्रवाई सारी करनी है? ओके, देखें जी, स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी विल नेवर एवर गिव यू एनी फॉर्मेट, और आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन मैंडेटरी नहीं लगाए कि ऐसा ही करोगे तो मानेंगे। नो, स्टैंडर्ड वाला सिर्फ ये बताता है कि ये सही है ये गलत है, आपकी मर्जी है जो मर्जी करो। फॉर्मेट कभी नहीं देता। फॉर्मेट आपने अपने बनाने होते हैं। फॉर्मेट्स होते हैं नॉर्मली आपकी मेथोडोलॉजी में। ये जो भी कुछ आप स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ये फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क की में दी हुई हिदायत को फॉलो करते हुए आप एक मेथड डेवलप करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम लोग ऐसे काम करेंगे, और उस मेथड में आप करेंगे कि जी इस चीज का ये फॉर्मेट होगा, इसका ये होगा। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू डेवलप देयर ओन मेथोडोलॉजी। देयर आर bodies who take pride in developing methodologies and they sell those methodologies to companies. तो वो मेथोडोलॉजी भी किसी ना किसी फ्रेमवर्क के नीचे, स्टैंडर्ड के नीचे के मुताबिक बनी होती है। बल्कि कई दफा तो ऐसा होता है कि एक एक दो दो तीन तीन मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को अवॉइड बाय कर रही होती हैं। तो ऐसी मेथोडोलॉजीज बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं, कंपनियां उन्हें खरीदती हैं और इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। उसके अंदर आपको टेम्पलेट्स भी दी होती हैं, फॉर्मेट्स भी दिए होते हैं और प्रोसीजर्स भी दिए होते हैं। लेकिन कभी स्टैंडर्ड आपको प्रोसीजर्स नहीं देगा, प्रोसेसेस बता देगा कि जनरली ये प्रोसेस की जाती है, और गुड प्रैक्टिसेस बता देगा, लेकिन कभी भी आपको मैंडेट नहीं करेगा कि आप एग्जैक्टली इसके मुताबिक काम करें। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, आप अपनी मेथोडोलॉजी बनाएं, उसे अडॉप्ट करें। तो अंडर अ फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड you can develop your own methodology, and this templates and all this is your own responsibility, and then you follow it, and then you continuously improve. Got it, sir. Wonderful. Sana? जी सर, मैं ये जो नुसरत साहिबा ने एक सवाल किया था अभी एंटिटीज पे ही मैं देख रही थी मजीद
सर्च की। इस पे सर जो इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी के बारे में आ रहा है वो ये है कि जैसे हम जो एग्रीमेंट्स करते हैं, जी जी बिल्कुल, जैसे वो जिसके साथ एग्रीमेंट होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो तो इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी हो जाती है। बिल्कुल लेकिन फिर उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिंग में हम डिफरेंट एंटिटीज हो सकती हैं जो कि एग्जीक्यूशन को जो है वो करें, जो इम्प्लीमेंटिंग के फिर अंडर काम करेंगी। जी बिल्कुल, इज दैट सो? इस तरह से है एग्जैक्टली। लेकिन हर लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ WHO जी का गवर्नमेंट बिल्कुल। के साथ, गवर्नमेंट का हाँ काउंसिल के साथ। अब उसमें गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ है वो इम्प्लीमेंटर वो है ब्रिटिश काउंसिल वाला। ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल और वाले आगे इम्प्लीमेंट रखे हुए हैं। सर इम्प्लीमेंटर जो है वो तो मेरा ख्याल है अगर हम एक गुड प्रैक्टिस में देखें तो एक ही होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन में अगर हम देखें तो दैट कैन बी डिफरेंट ना। वो एग्जीक्यूशन में इम्प्लीमेंटर तो डिफरेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बेसिकली असूलन तो ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज द इम्प्लीमेंटर, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी। सब कुछ आगे आउटसोर्स कर देती है किसी बड़े कंसल्टेंट को, हम्म, और वो भी रिकमेंडेड होता है ठीक। इनकी तरफ से। ये जो एनजीओ ये जो होते हैं आपके फंडिंग एजेंसीज, उनके अपने ही बंदे होते हैं, उनको वो दे देते हैं ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन भी उनके अपने हाथ में रहे, क्योंकि पेमेंट जो उन्होंने उनको डायरेक्ट करनी होती है, वो गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करना ठीक चाह है। रहे ना। पाकिस्तान में खास प्रॉब्लम, लोग खा जाते हैं यहाँ हाँ जी सर। जी पे। बिल्कुल। फिर जी ठीक है सर, थैंक यू। एग्जीक्यूटर्स उसके नीचे आते हैं, ठेकेदार। जी राइट जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अभी और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें चैप्टर शुरू करना चाहिए, क्योंकि आखिरी 5-10 मिनट में कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे भी आप लोग ओवरलोड हो चुके होंगे, तो वैसे कोई जनरल क्वेश्चन करना है। अली नजीर, आप आज बड़ी देर से आए हैं, इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी अली। हाँ सॉरी सर, मैं म्यूट को ढूंढ रहा था अनम्यूट के लिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वो मैंने सॉरी आपको मैसेज किया, मे बी मेरे ख्याल से शायद मिला नहीं है। हाँ हाँ, मैंने देखा नहीं अभी तक। हाँ मैं वो ट्रेनिंग आज करा रहा था तो हाँ हाँ हाँ, अच्छा की अच्छा, बात आई मुझे। ओके ओके ओके। अच्छा खैर, अच्छा हमने कोशिश तो की है रिकॉर्ड करने की। आखिरी थोड़ा सा पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं भूल गया बटन प्रेस करना, तो वो आपको मैं प्रोसेस करके वो दे दूंगा, वो आप सुन लीजिएगा। कल वाला तो सबको मिल गया है ना? कल वाला लेक्चर वो मैंने आपके कल वाला जी डाल दिया था। ये भी मैं अभी करके तो कोशिश करूंगा कि सुबह से पहले पहले इसको डाल दूं, तो ये फिर आप सुन लीजिएगा। लेकिन ये कि अगर आप वो जितना पोर्शन रिकॉर्ड हुआ है उसको सुन लेंगे तो आपको फ्लो का अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ उसमें जो आखिरी वाला था वो पोर्शन थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हुआ। जी जनाब, एनीवन एल्स? आज मुश्तबा बड़े खामोश हैं। जी मुश्तबा, नहीं सर, सर बिल्कुल क्लियर है सब कुछ, हाल ओके? ऑल परफेक्ट सर। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और कौन है जी? शेर शाह फारूक इज आल्सो साइलेंट टुडे। No, sir. I'm listening to you. Everything is crystal clear. Thank you very much. You have explained everything. वंडरफुल वंडरफुल। चलें जी, इफ देयर आर नो मोर क्वेरीज तो हम थोड़ा आज जल्दी ब्रेक ऑफ कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेश आएं और हम बिल्कुल नए सिरे से इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर शुरू करें। मेरा तो ख्याल था कि आज हम इंट्रोडक्शन भी कर लेंगे, लेकिन वो जो शुरू के कनेक्शंस की प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा डिले हो गया, और फिर हम अभी कल इसको शुरू करेंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस टू ऑल दिस। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसी टाइम पे 9 से 12। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदा हाफिज।